स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। आज हम लोग यूनिट सेकंड के लेक्चर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग लेक्चर फर्स्ट में साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा था। अलग अलग तरीके की टर्मिनोलॉजी, किस तरीके से हम टर्मिनोलॉजी का यूज करके किसी बीमारी का पता कर सकते हैं, या कैसे उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या कैसा करेक्टरिस्टिक्स उसको देखने को मिल रहा है, उससे हम क्या कर रहे थे, पता कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग को देखना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया है, अलग अलग थ्योरी दी है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे जो पर्सनालिटी है उसका डेवलपमेंट हुआ है, या जैसे हमारे स्टेजेस का क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग को देखना है कि पर्सनालिटी क्या होता है, उसके बाद हम लोग को देखना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन से ऐसे मॉडल्स दिए गए या कौन कौन से ऐसी थ्योरी दी गई जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो क्या है हमारा रिव्यू ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पहला क्या है, रिव्यू ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम लोग साइकोलॉजी में देखे हैं तो रिव्यू का मतलब ये होता है कि हम जनरल बस ये देखेंगे कि कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है। तो क्या है रिव्यू ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी रेफर्स टू ए पर्सन्स यूनिक एंड इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन। सिंपल सा कहने का मतलब है पर्सनालिटी जो होता है वो एक प्रकार का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि हर इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, किसी की पर्सनालिटी एक समान नहीं होती है। मतलब कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स उसका अलग होता है, जिससे हम क्या करते हैं, पर्सनालिटी को क्लासिफाई करते हैं या उस पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या है, इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन। अलग अलग पर्सन का अलग अलग फीलिंग होता है, अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग एक्शन होते हैं। एक्शन का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में वो किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है या किस तरीके का काम परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग सबकी अलग अलग होती है। तो ये सब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो पर्सनालिटी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेफिनेशन क्या है, पर्सनालिटी इज व्हाट विच परमिट ए प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन गिवन सिचुएशन। कहने का मतलब है पर्सनालिटी हमको एक प्रिडिक्शन देता है, मतलब एक टेंटेटिव चीज बताता है कि ये आदमी इस वाले काम को किस तरीके से एक्शन में लेगा या किस तरीके का एक्शन शो करेगा। ठीक है, पर्सनालिटी हमको ये भी बताता है, जैसे किसी को हमने कोई सिचुएशन दिया है या एंगर हो गया या कोई ऐसा स्ट्रेस दिया जिससे वो क्या कर पा रहा है, कोप अप कर पा रहा है। तो यही पे यहाँ पे बताना चाह रहा है कि प्रिडिक्शन होता है कि इंसान उस सिचुएशन में किस तरीके का एक्शन परफॉर्म करेगा, वही क्या होता है, पर्सनालिटी कहलाता है। ठीक है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, सबके सोचने की क्षमता अलग होती है, सबके काम करने की क्षमता अलग होती है, सबकी फीलिंग्स अलग होती है एक्सप्रेस करने की या उसको एक्सप्रेस करने या उसको एक्सेप्ट करने की इमोशंस को। तो अलग अलग पर्सनालिटी सबकी होती है। पर्सनालिटी की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है या एक प्रिडिक्शन होता है कि आदमी उस सिचुएशन में किस तरीके का एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। मतलब कुछ ऐसे पद हैं या ऐसी चीजें हैं जिनके हम द्वारा क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसी कैसी पर्सनालिटी इंसान के अंदर होती है। तो क्या है हमारा, वन ऑफ द मोर पॉपुलर एंड रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम इज कॉल्ड द बिग फाइव दैट कवर्स दीज 5 कोर पर्सनालिटी दैट ओसियन, OCEAN। ठीक है, ये इन्होंने बताया कि इसी के अंदर हम पर्सनालिटी को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे हम पता कर सके कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा गुण उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर है। तो क्या है हमारा, पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्ट, इमेजिनेशन मतलब हम कैसे इमेजिनेट कर रहे हैं या कैसे हम किसी चीज के बारे में अपनी भावात्मक वो दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इंटेलेक्ट। ठीक है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क इथिक, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल, अचीवमेंट ओरिएंटेड, परसिस्टेंट पर्सनालिटी। सिंपल सा कहने का मतलब है वो कैसा पर्सनालिटी होगा, पहला कि डिपेंडेबल होगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, रिस्पॉन्सिबल, अचीवमेंट ओरिएंटेड, मतलब सारी चीजों से क्या रहेगा, वो ओरिएंट रहेगा और वो अच्छे तरीके से किसी भी काम को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंसिस्टेंशियसनेस क्या है, इसमें क्या है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क इथिक, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल, अचीवमेंट ओरिएंटेड, परसिस्टेंट। सेम है हमारा कैसा, ओपननेस टू एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी आदमी कंसिस्ट है किसी भी काम को करने के लिए, कंसिस्टेंट है, वही हमारा क्या है, दूसरा ट्रेट्स है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन क्या है, एक्स्ट्रावर्जन में द लेवल ऑफ सोशियबिलिटी, सोशियबिलिटी एंड एथुजिज्म
आउटगोइंग, टॉकेटिव, सोशेबल, असर्टिव पर्सनालिटी। सिंपल सा कहने का मतलब होता है कि ये वाले जो होते हैं ट्रेड्स में, इसमें क्या होता है, आदमी बहुत ज्यादा सोशल होगा, ठीक है, सोशल होगा, और आदमी एक दूसरे से बात करना पसंद करेगा या एक दूसरे से बात करना शुरू करेगा, ऐसा पर्सनालिटी ट्रेड्स होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्रीएबलनेस। क्या है, द लेवल ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड काइंडनेस, ट्रस्टिंग, गुड नेचर्ड, कोऑपरेटिव, सॉफ्ट हार्टेड पर्सनालिटी। इसमें क्या होंगे, ऐसे बंदे होंगे या ऐसे पर्सन्स होंगे जो क्या होंगे, बहुत ज्यादा काइंड नेचर के होंगे, सॉफ्ट हार्टेड होंगे, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होंगे, और क्या है, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूरोटिसिज्म। क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी। ऐसा इंसान जिसके अंदर क्या होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी होगा। अगर किसी चीज का प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत ज्यादा किसी चीज में क्या नहीं करेगा, बहुत ज्यादा सोचेगा विचारेगा नहीं, तो उसका जो इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगा वो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या है, द लेवल ऑफ कामनेस एंड ट्रांक्विलिटी, रिलैक्स, सिक्योर, अनवरीड पर्सनालिटी। कैसा रहेगा, वो रिलैक्स रहेगा, अपने आप को सिक्योर फील करेगा, और उसके साथ साथ अनवरीड पर्सनालिटी मतलब बहुत ज्यादा घबराएगा नहीं, बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होगा किसी भी चीज को। तो ऐसे 5 ट्रेड्स हमारे पास हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होगा, सिक्योर होगा, ये सब सारे काम होगा, क्विट होगा, बहुत ज्यादा सोशिएबल होगा, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होगा, किसी से इंसान से अच्छे से मिलेगा जुलेगा, ठीक है। ये सब सारे ट्रेड्स उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा शुरू होता है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के द्वारा, कि किन किन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने अपने अपने स्टेज के बारे में क्या किया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बताया है। तो क्या है हमारा पहला, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन ऑन गोइंग कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या है यहाँ पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑन गोइंग कंटिन्यूअस फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, देयर आर 5 मेजर थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलप। कहने का मतलब है कि पर्सनालिटी जो होती है वो जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता रहता है, ऐसे हमारे साइंटिस्ट, हमारे साइकोलॉजिस्ट ने बताया है। तो क्या है पहला, साइकोसेक्सुअल साइको डेवलपमेंट थ्योरी, सिगमंड फ्रूड के द्वारा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर थ्योरी किसी की है तो सिगमंड फ्रूड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी बोली गई, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, साइको सोशल डेवलपमेंट इरिक इरिक्सन के द्वारा दिया गया था। आपको साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे, आपको साइकोलॉजिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे, कौन सी थ्योरी किस उसने दी थी। क्या है, साइकोसेक्सुअल किसने दी, सिगमंड फ्रूड ने दी। साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दिया, इरिक इरिक्सन ने दिया। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसने दिया, ज्यादातर हम लोग को 2 देखना होगा, ठीक है। इरिक इरिक्सन का और सिगमंड फ्रूड का ही देखना होता है। जो हमारे जनरल क्वेश्चंस बनते हैं वो ऊपर से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि सिगमंड फ्रूड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी बताइए कि कैसे कैसे उन्होंने स्टेजेस को क्या किया था, डेवलप किया था, और कैसे कैसे बताया था कि एक बच्चे का कैसे कैसे विस्तार हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोरल डेवलपमेंट किसने दिया, लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी किसने दिया, मेलेनी क्लेन ने दिया था, ठीक है। याद करना है, याद तो पांचों हमको करने हैं, लेकिन हमको ज्यादातर किसको देखा जाता है, सिगमंड फ्रूड और एरिक इरिक्सन का देखा जाता है, ठीक है। तो क्या है हमारा, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट यहीं पे याद करेंगे, साइकोसेक्सुअल किसने दिया, सिगमंड फ्रूड ने दिया। साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दिया, एरिक इरिक्सन ने दिया। उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जीन पेजेट ने दिया। मोरल डेवलपमेंट लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी किसने दिया, मेलेनी क्लेन ने दिया, ठीक है। ये हम यहीं पे क्या करेंगे, याद करेंगे, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी, तो सीधा सीधा आंसर होगा किसका, सिगमंड फ्रूड का। साइको सोशल थ्योरी किसने दी थी, तो सीधे सीधे हम किसको मारेंगे, इरिक इरिक्सन को मारेंगे, ठीक है। ये हमारे मेजर 5 पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें से पहला, साइकोसेक्सुअल साइको डेवलपमेंट बाई सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड के द्वारा दिए गए थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एक बच्चा अपना विस्तार कर रहा है, कैसे कैसे उसके पर्सनालिटी का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या है, फ्रूट्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। क्या कह रहे हैं, फ्रूट्स बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलप्स Freud believed that personality develops through a series of childhood stages during which the pleasurable seeking energies of the it become focused on certain एरोजिनस एरिया। सिंपल सा कहने का मतलब है कि इन्होंने बताया कि जब बच्चा जन्म होता है, जैसे जैसे उसकी जो प्लेजर, इन्होंने ये कहा था कि जिस चीज से उसको प्लेजर मिल रही है या उसको जिससे संतुष्टि मिल रही है, जिससे उसको खुशी मिल रही है, वैसे वैसे स्टेजेस के बारे में इन्होंने क्या किया है,
बताया है कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सा ऐसा इरोजिनस एरिया है, मतलब उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है उसके बारे में इन्होंने बताया, मतलब उसको प्लेजर कहां से मिल रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे बावल ब्लैडर कंट्रोल से उसको प्लेजर मिल रहा है, उसके बाद उसको सकिंग माउथ जो हमारा ओरल स्टेज है, फैलिक स्टेज है, हम लोग अलग अलग स्टेजेस के बारे में देखेंगे कि उसको कहां से प्लेजर मिल रहा है, उस स्टेज के प्लेजर के बारे में हम लोग देखेंगे। तभी हम क्या करेंगे, फ्रूट्स ने क्या कहा था कि अलग अलग इरोजिनस एरिया से उसको प्लेजर मिल रहा है टूवर्ड्स हमारे क्या है पूरा जैसा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, और क्या है, इफ दीज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली द रिजल्ट इज हेल्दी पर्सनालिटी। कहने का मतलब है अगर ऐसी जो हमारी जो स्टेजेस है उनको हम पूरी अच्छी तरीके से क्या कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, जस्ट लाइक माइलस्टोन। ठीक है, जस्ट लाइक माइलस्टोन। ठीक, माइलस्टोन क्या होता है, माइलस्टोन वो होता है कि हम किसी चीज को जो हमारा गिवन टाइम है उसमें किसी चीज को क्या कर लेना, अचीव कर लेना, वो हमारा माइलस्टोन होता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्टेजेस आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर हमने उस स्टेज को कंप्लीटली क्या किया है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो जो हमारी पर्सनालिटी है वो कैसी होगी, हेल्दी पर्सनालिटी होगी। सिंपल सी बात है। इफ सर्टेन इश्यूज आर नॉट रिजॉल्व एट द एप्रोप्रिएट स्टेज फिक्सेशन कहना कर मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमने उस स्टेजेस को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया है, अच्छे तरीके से उसको हमने अचीव नहीं किया है, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिलेगी और हमको बाद में चल करके उसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम नहीं सही करेंगे तो पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखने को मिल सकती है। जैसे जब हम लोग सब्सटेंस अब्यूज के बारे में बात करेंगे, जब हम चाइल्डहुड ट्रामा के बारे में बात करेंगे, जब हम किसी बच्चे को जो बहुत ज्यादा चाइल्डहुड में ही बहुत ज्यादा सारी चीजें सफर कर लिया और उसको हमने ट्रीट नहीं किया, तो आगे चल करके उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ये कहा सिगमंड फ्रूड ने कि सिगमंड फ्रूड ने क्या कहा, जो प्लेजरेबल एरिया है, जो प्लेजर जो उसको खुशी मिल रही है जिस चीज से, उसके हिसाब से स्टेजेस को इन्होंने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर उस चीज को क्या नहीं कर पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो पर्सनालिटी में क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे या पर्सनालिटी में अल्टरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसने सक्सेसफुली उसको अचीव कर लिया है तो हेल्दी पर्सनालिटी देखने को मिलेगा। अब हम शुरू करेंगे स्टेजेस। ठीक है, कैसे कैसे स्टेजेस से वो गुजरा है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, पहला क्या है, ओरल स्टेज। क्या है ओरल स्टेज, एज रेंज कितना रहेगा, बर्थ टू 1 ईयर। बर्थ याद सॉरी एरिया याद करना है, मतलब कि एज रेंज जरूर याद करना है। अगर हमसे ओरल स्टेज पूछता है तो ओरल स्टेज कब से लगा करके कब तक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा एज रेंज है जिसमें ओरल स्टेज को रखा गया। सिगमंड फ्रूड के द्वारा दिया गया जो हमारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसमें ओरल स्टेज कितने एज से कितने एज तक है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो क्या है, बर्थ टू 1 ईयर, 0 से लगा करके 1 ईयर तक हम क्या कहेंगे उसको, जब से उसका बर्थ हुआ है और 1 साल तक के बच्चे को हम ओरल स्टेज में रखेंगे। उसका क्या है, इरोजिनस एज क्या है, जोन क्या है, माउथ। जो उसका प्लेजरेबल एरिया है वो क्या है, माउथ। माउथ अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम कहते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है या जब बच्चा वो पैदा होता है तो उसको हम लोग अगर कोई निप्पल देते हैं तो वो तुरंत सक करना शुरू करता है, मतलब उसको सारी चीजें क्या होती है, उसके माउथ से ही उसको प्लेजर मिलता है। सारी खुशी उसको कहां से मिल रही है, माउथ से मिले। अगर उसको दूध मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक, तो क्या है हमारा, ड्यूरिंग द ओरल स्टेज दैट इन्फेंट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन अकर्स थ्रू द माउथ, सो द रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। क्या होता है हमारा यहाँ पे, ये सकिंग और रिफ्लेक्स के बारे में बता रहे हैं कि मतलब उस टाइम पे जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इसका प्लेजरेबल एरिया है वो क्या है, माउथ है। माउथ में ही सक करेगा तो उससे क्या मिलेगा, उसको प्लेजर मिलेगा। ठीक है, और क्या है, infant derives pleasure from oral stimulation through gratifying activities such as tasting and sucking। कहने का मतलब है उसको सक करने के बाद क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। निप्पल हो गया, ठीक, कुछ भी चीज उसको करेंगे तो वो माउथ में ही लेकर के जाता है। बच्चों को देखेंगे कि कोई भी उंगली पकड़ा रहे तब भी वो मुंह में ही लेकर के जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कौन सा स्टेज, पहला क्या हो गया, ओरल स्टेज हो गया। एज रेंज क्या हो गया, बर्थ टू 1 ईयर हो गया। इरोजिनस जोन क्या हो गया, माउथ होगा। प्लेजरेबल एरिया कहां पे हो गया, माउथ हो गया। माउथ में सकिंग और का रिफ्लेक्सेस होना जरूरी है, क्योंकि वो सारी चीजें क्या करता है, माउथ से सक करने का ट्राई करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एनल स्टेज। एनल स्टेज क्या है, एनल स्टेज एज रेंज कितना होगा, 1 to 3 ईयर। क्या है इरोजिनस जोन, बावेल द ब्लैडर कंट्रोल, बावेल एंड ब्लैडर कंट्रोल। जब क्या होता है, बच्चा बावेल एंड ब्लैडर कंट्रोल करना शुरू करता है। ठीक है, अब सारी
प्लेजरेबल उसका कि वॉशरूम कर लेने से, बाथरूम कर लेने से, ठीक है। क्या है इसमें, ड्यूरिंग द एनल स्टेज प्राइमरी फोकस ऑफ द is the on controlling bladder and bowel movement. The major conflict at this stage is toilet training. अब इसमें हमको क्या करना है, बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देना है। टॉयलेट ट्रेनिंग देने का मतलब है कि उसको समय समय पे क्या करना है, ब्लैडर बाउल को क्या करता है, इरिगेट करना है, उसको क्लीन करना है, मतलब उसको इनिशिएट करना है कि बच्चा क्या करे, टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में जाने कि कब उसको वॉशरूम जाना है, कब नहीं जाना है, ठीक है। और क्या है, द चाइल्ड हैज टू लर्न टू कंट्रोल हिज हर बॉडी नीड्स। अब बच्चा क्या करने लगेगा, अपनी जो बॉडी नीड्स होंगी उनको कंट्रोल करना या उसको एक्सप्रेस आउट करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ये हमारा क्या है, एनल स्टेज। एज रेंज कितना है, 1 to 3 ईयर। यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1 to 3 ईयर, ठीक। इरोजिनस क्या है, ब्लैडर बावेल कंट्रोल, ब्लैडर बावेल कंट्रोल, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज क्या है, 3 to 6 ईयर। क्या है, जेनाइटल्स, ठीक है। जेनाइटल्स में क्या कह रहे हैं, अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें, ड्यूरिंग द फेलिक स्टेज द प्राइमरी फोकस ऑफ द is on the genitals as this is children also begin to discover the difference between males and females. अब इसमें बच्चा क्या शुरू कर देता है, अपना डिफरेंसेस जानना शुरू कर देता है कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। यही एक ऐसा स्टेज होता है जब वो क्या करता है, अपने टुवर्ड्स मदर और फादर, जो बच्चियां होती हैं वो टुवर्ड्स फादर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, और जो मेल बच्चा होता है वो कैसा होता है, मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। दिस इज द फेलिक स्टेज, क्योंकि उसको जेनाइटल्स के बारे में पता चल रहा है या उसको डिफरेंसेस पता चल रहा है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, लेटेंसी पीरियड। क्या है, एज रेंज 6 टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज तक क्या है, इरोजिनस या सेक्सुअल फीलिंग आर इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, सेक्सुअल फीलिंग क्या हो जाएगी उसकी, इनएक्टिव रहेगी उस टाइम पे, ठीक है। प्यूबर्टी से पहले हमारा कोई भी सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है वो कोई परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, ड्यूरिंग द लेटेंट पीरियड द इंटरेस्ट इज सप्रेस्ड। क्या हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो सप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द ईगो एंड सुपर ईगो कंट्रीब्यूट टू दिस पीरियड ऑफ काम। कहने का मतलब है ईगो एंड सुपर ईगो इस टाइम पे क्या रहेगा, काम रहेगा। इतना ज्यादा उसको जानकारी नहीं रहेगी किसी चीज की। अब 6 से प्यूबर्टी तो 6 से 12 हो गया, 13 हो गया, उस टाइम पे उसको इतना ज्यादा ईगो सुपर ईगो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो क्या है हमारा, दिस स्टेज बिगिंस अराउंड द टाइम दैट चिल्ड्रन इंटर इनटू स्कूल एंड बिकम मोर कंसर्न्ड विद पीयर रिलेशनशिप, हॉबीज एंड अदर इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या होगा, बच्चा अपने पीयर ग्रुप्स में जाकर के मिलेगा, स्कूल एज चलेगा, उसके बाद क्या करेगा वो और कुछ इंटरेस्टेड को शो करेगा, अपनी हॉबीज को देखेगा कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, जेनाइटल स्टेज। अभी जेनाइटल स्टेज क्या है, एज रेंज क्या है, प्यूबर्टी टू डेथ। इन्होंने क्या कहा कि जेनाइटल स्टेज जो है उसका एज रेंज कितना है, प्यूबर्टी से लगा करके डेथ तक, ठीक है। इन्होंने जो सिगमंड फ्रूड ने कहा था, इसमें क्या कह रहे हैं, इरोजिनस जोन क्या है, मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा इसमें, जो इसका सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। इंसान इसमें एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू करेगा प्यूबर्टी के बाद से, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल डेवलप से स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट। क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट उसके अंदर जागृत होगी या उसके अंदर रहेगी। उसके बाद क्या कर रहे हैं, द अपोजिट सेक्स, इन द अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स के प्रति उसका क्या कर रहा है, सेक्सुअल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होगा। उसके साथ साथ क्या है, दिस स्टेज बिगिंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी बट लास्ट थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। मतलब इन्होंने कहा कि प्यूबर्टी से लगा करके जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये वाला स्टेज चलता रहेगा, जेनाइटल स्टेज। इसका जो सेक्सुअल इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा। बाद में हम देखेंगे लॉस ऑफ लिबिडो क्या होता है, लिबिडो क्या होता है, ये सब सारी चीजें। लेकिन उन्होंने स्टेज के हिसाब से अगर हमको समझना हो तो हम कह सकते हैं कि जेनाइटल स्टेज जो है वो प्यूबर्टी से लगा करके टिल डेथ तक चलता है। और उसमें क्या होता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट किसके प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक। ये फ्रूट सा हमने कहा था कि क्या क्या हो सकता है, फेलिक स्टेज, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, लेटेंसी पीरियड। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जेनाइटल स्टेज। अगर हम समराइज करना चाहें तो हम कह सकते हैं ओरल स्टेज क्या है हमारा, जो बच्चा ग्रेड किससे सेटिस्फेक्शन ले रहा है, माउथ से ही इरोजिनस एज है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिगमंड फ्रूड के द्वारा दिया गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या कहा, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इन्होंने साइकोसेक्सुअल मतलब
दिमागी और सेक्सुअल चीजों को मिला करके इन्होंने एक स्टेज बनाया। इसमें इन्होंने कहा कि कैसे कैसे उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है किसी बच्चे का। लास्ट स्टेज इनका क्या है, जेनाइटल स्टेज। पहला स्टेज और दूसरा लास्ट स्टेज हमको हमेशा याद रखना है हर थ्योरी का, ठीक। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये सिगमंड फ्रूड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है जेनाइटल स्टेज तक, प्यूबर्टी से डेथ तक। और पहला ओरल स्टेज क्या था, 0 से 1 साल तक, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एरिक इरिक्सन साहब ने क्या कहा, एरिक इरिक्सन ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। साइकोसोशल डेवलपमेंट, सोशल मतलब समाज से रिलेटेड, जैसे जैसे उसका विस्तार हो रहा है, समाज कैसे उसको क्या कर रही है, डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, कैसे कैसे हमारे सामाजिक चीजें क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, मनोवैज्ञानिक, उसके साथ साथ क्या है हमारा सोसाइटी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इरिक्सन बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलप्स इन ए सीरीज ऑफ स्टेजेस एंड डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन। कहने का मतलब है कि कैसा वो सोशल एक्सपीरियंस कर रहा है उस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। इन्होंने ये चीज कहा, कैसे कैसे उस सोशलाइज होने का मतलब है कि किसी से मिलना जुलना, या आप किसी से किस तरीके से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, वही हमारा सोशल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो इन्होंने कहा सोशल एक्सपीरियंस मतलब जिस तरह की आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उससे हमारा लाइफ स्पैन में पूरे क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, किस किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है। एरिक्सन ने ये कहा। तो एरिक्सन का सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये देखेंगे कि इन्होंने कहा था साइको सोशल डेवलपमेंट, उन्होंने कहा था साइकोसेक्सुअल, एक ने कहा ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, ठीक है, एक ने कहा मोरल डेवलपमेंट, एरिक्सन साहब ने कहा साइको सोशल डेवलपमेंट। सोशल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जैसे जैसे लाइफ स्पैन क्या हो रही है, बढ़ रही है, या लाइफ हमारी कैसी हो रही है, डेवलप हो रही है, ठीक। तो इसमें कौन कौन से स्टेज हैं देखते हैं हम लोग, क्या है, इन्फेंसी, बर्थ टू 18 मंथ, बर्थ टू 18 मंथ इन्होंने कहा, इन्होंने 12 से 6 18 महीने तक बढ़ाया। उन्होंने 0 से 1 साल कहा था, इन्होंने 0 से लगा करके 18 मंथ तक कहा, कह सकते हैं 1.5 साल, ठीक है। क्या है बेसिक कॉन्फ्लिक्ट, क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहां पे बच्चा क्या करेगा, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बारे में उसका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या रहेगा, फीडिंग ही रहेगा, बच्चा है तो फीडिंग ही करेगा। इसका सारा का सारा जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट रहेगा वो उसके फीडिंग के ऊपर रहेगा। अभी देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ट्रस्ट, व्हाट इज मिसट्रस्ट। बच्चा कैसे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बारे में जान सकता है, इतना छोटा सा बच्चा है कि मुझे कोई ट्रस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अभी डिस्क्रिप्शन देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या है आउटकम्स, क्या है, इफ केयर गिवर प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट केयर एंड लव टू द चाइल्ड देन ही सी डेवलप्स ए सेंस ऑफ ट्रस्ट। आप किसी को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको रोज मिल्क दे रहे हैं, उसको दूध दे रहे हैं, तो वो टूवर्ड्स आपके ट्रस्ट उसको बिल्ड हो जाएगा कि ये हमको खाना देता है या हमको दूध देता है, तो आपके प्रति उसका जो लगाव रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। दिस इज द ट्रस्ट, ठीक है। ये नहीं ट्रस्ट मतलब वो नहीं कि हम लोग जो बहुत सारा डेवलप कर लेते हैं ट्रस्ट कि हमको किसी के ऊपर ट्रस्ट है, वो वाला ट्रस्ट नहीं है। वहां कहने का मतलब है अगर आप किसी को कंसिस्टेंट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको फीडिंग करा रहे हैं, तो आपके प्रति उसका जो ट्रस्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन मीटिंग द चाइल्ड्स डेवलप नीड इवेंचुअली विल लीड टू मिसट्रस्ट। अगर उसको भूख लगी है और आपने उसको समय पे खाना नहीं दिया या उसको दूध नहीं दिया, तो उसका जो मतलब आपके प्रति जो व्यवहार रहेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मिसट्रस्ट की तरफ चला जाएगा। दिस इज द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इरिक्सन साहब ने कहा कि पहला ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसका क्या है, फीडिंग उसका मेन फोकस रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा अगर कोई केयर गिवर है वो कंसिस्टेंटली किसी को केयर प्रोवाइड कर रहा है, किसी को फीडिंग करा रहा है, किसी को दूध दे रहा है, दे रही है, तो क्या है उसका जो ट्रस्ट है उसके प्रति रहेगा। अगर उसने इनकंसिस्टेंसी दिखाई उसकी केयर करने में, उसको मिल्क देने में, तो उसको मिसट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, दूसरा स्टेज क्या है, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 3 इयर्स। क्या कह रहे हैं, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, इसमें भी फीडिंग है। आउटकम्स क्या है, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज नीड टू डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस। इसमें धीरे 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 क्या होने लगता है, सेल्फ इंडिपेंडेंस होने लगता है। ब्लैडर बाउल कंट्रोल उन्होंने बोला था, यही हमारे सारे साथ साथ में चलेंगे। उसके बाद क्या, सक्सेस विल लीड टू फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी वेयर फेलियर में रिजल्ट इनटू द फीलिंग ऑफ सेम एंड डाउट, ठीक है। अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ क्या याद कर सकते हैं, स्टेज भी याद कर सकते हैं कि उसका मेन फोकस क्या था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्री स्कूल 3 to 5 इयर्स।
बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट एक्सप्लोरेशन, ठीक है। आउटकम्स क्या देखने को मिलेगा, चिल्ड्रन इनिशिएट पर्पसफुल एक्टिविटीज टू शो कंट्रोल एंड पावर ओवर द सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है बच्चा इसमें कुछ पर्पसफुल एक्टिविटीज करेगा और वो चाहेगा कि उसके ऊपर क्या हो, थोड़ा सा अटेंशन हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सक्सेस इन कंप्लीटिंग टास्क इंडिपेंडेंटली विल लीड टू सेंस ऑफ पर्पस, फेलियर डिसअप्रूवल में रिजल्ट इन सेंस ऑफ गिल्ट। कहने का मतलब है जब इंसान कोई काम कर लेता है तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे इसमें बोला जाता था जब हम लोग छोटे थे या आप लोग जब छोटे थे तो उसमें कहा जाता था कि जग से पानी डाल देता था तो बहुत अच्छा लगता था उसको, लेकिन अगर जग से पानी गिर गया गिलास में डालते हुए और पानी नीचे गिर गया तो उसको बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगता था कि मैंने गलती कर दी, ठीक है। अगर वो कुछ काम करना चाहता है तो उसको काम करने दिया जाए तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं हो गया है बच्चा लेकिन उसको अच्छा लगता है ये सब सारी चीजें कि अगर उसने उसको परफॉर्म कर लिया तो उसको बहुत ज्यादा क्या मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कौन सा है, स्कूल एज 6 to 11 ईयर, ठीक है। बेसिक कौन सी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स स्कूल हो जाएगा। आउटकम्स क्या है, चिल्ड्रन गेट इंगेज्ड इन सोशल एंड एकेडमिक एक्टिविटीज, क्या हो जाएगा बच्चा सोशल एंड एकेडमिक एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा और उससे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन उसका होने लगेगा। उसके साथ साथ क्या है, एंड द नीड्स टू कोप अप एंड एडजस्ट विद इन न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड। अब क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा बच्चा क्या करने लगेगा, सोशल और एकेडमिक जो हमारी चीजें होंगी उसमें सामंजस्य बैठाना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बीच संतुलन बैठाना शुरू कर देगा कि हाउ टू कोप, जो हमारी डिमांड है किस तरीके की डिमांड उसको मिल रही है उससे वो कोप अप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको सोशल भी देखना है और उसको एकेडमिक भी अपना देखना है, ठीक है। इन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट क्या है, एडोलसेंस में इन्होंने क्या कहा, 12 to 18 ईयर्स, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये थोड़ा सा जरूरी है। अब धीरे 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 हमारी क्या हो रही है, एज बढ़ रही है और धीरे धीरे जो हमारी चीजें हैं वो भी क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। तो हमको थोड़ी थोड़ी अपनी रोल के बारे में पता चलना शुरू होता है। रोल मतलब हमारी कैसी आइडेंटिटी है सोसाइटी में, हमारे स्कूल में मेरा कैसा रोल है, उस तरह उसके बाद उसको कंफ्यूजन होना शुरू होता है अगर वो चीज को अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, सोशल रिलेशनशिप। यहाँ पे धीरे धीरे बच्चा क्या हो रहा है, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करना शुरू कर रहा है। तो क्या है, आउटकम्स में क्या देखेंगे, टीनेजर्स मस्ट हैव टू डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी। इंसान को अब धीरे धीरे लगने लगता है, बच्चा अभी आजकल के बच्चों में देखिए कि उनको लगता है कि मेरी कोई पहचान होनी चाहिए, ठीक है। आजकल के बच्चों के पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, जब हम लोग छोटे थे तो इतनी बड़ी चीजें नहीं होती थी। तो अभी क्या है, बच्चों के अंदर हो गई है कि अभी हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास फोन्स होने चाहिए, मतलब मेरी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर मुझे कोई देख रहा है तो मुझे इस तरीके से ना कोई कहे कि ठीक है फादर के पास बहुत ज्यादा पैसा, मेरे पास भी है, मैं फोन रखा हूं, मेरे पास क्या है, मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी चीजें हैं, उसको लगता है कि सेल्फ आइडेंटिटी उसको फील कराना आना चाहिए। वो चाहता है कि उसको लोग अलग तरीके से पहचाने, ठीक है। आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, ठीक भी चीज है, ठीक है। आइडेंटिटी बनाना खराब नहीं है, लेकिन कुछ चीजें क्या हो जा रही हैं, आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें खराब कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। उनको सडन सारी चीजें चाहिए, लेकिन हर चीज टाइम से मिलनी ज्यादा जरूरी होती है। तो क्या है यहाँ पे, पर्सनल आइडेंटिटी, इफ दे सक्सेसफुली डेवलप देयर पर्सनल आइडेंटिटी दिस लीड टू एबिलिटी टू स्टे ट्रू द सेल्फ whereas failure can lead to role confusion and a weak sense of self among them। कहने का मतलब है अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरी पहचान बन रही है तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसको ऐसा लग रहा है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं तो बहुत ज्यादा अपनी चीजों पे क्या करने लगेगा, डाउट करने लगेगा या कंफ्यूजन होने लगेगा उसको, ठीक है। टू स्टे ट्रू सेल्फ whereas failure can lead to role confusion। अब उसको लगने लगेगा कि मैं क्यों हूं, मैं ये चीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे से क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, ऐसी चीजें उसके अंदर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, यंग एडल्टहुड, 19 से 40 साल का क्या होगा, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट होगा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है इसमें, रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें रिलेशनशिप में इंसान रहना चाहता है और उसको लगता है कि रिलेशनशिप क्या है, उसका प्राइमरी प्लेजरेबल चीजें हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, यंग एडल्ट स्टैब्लिश इंटीमेट एंड लविंग रिलेशनशिप विद अदर इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी इफ दे डू इट सक्सेसफुली कैन लीड टू स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कहने का मतलब है अगर उस रिलेशनशिप को वो मेंटेन कर पा रहा है जो सोसाइटी में वो बनाना चाहता है इंडिपेंडेंटली, अगर उसने उसको अचीव कर लिया तो उसको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन
वेयर फेलियर में रिजल्ट इनटू लोनलीनेस एंड फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। अगर उसको वो चीज अचीव नहीं होती है तो वो क्या कर रहा है, आइसोलेट होना शुरू कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसमें बेसिक चीजें क्या है, रिलेशनशिप। अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो रिलेशनशिप इसका मेन फोकस रहेगा। अगर उसको अचीव कर लिया है तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा, ग्रेट फील होगा। लेकिन अगर उसको अचीव नहीं कर पाता है तो उसको क्या होगा, आइसोलेशन देखने को मिलेगा। सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोग देवदास भी बनते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यंग एडल्टहुड 19 से 40 ईयर, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, रिलेशनशिप आउटकम्स, यंग एडल्ट स्टैब्लिश इंटीमेट एंड लविंग रिलेशनशिप विद अदर इंडिविजुअल इन सोसाइटी। कहने का मतलब है इंसान क्या करना शुरू कर देगा, रिलेशनशिप मेंटेन करना शुरू करेगा। उसके साथ साथ क्या है, अगर उसने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से क्या कर लिया है, मेंटेन कर लिया है, तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, या वो बहुत ज्यादा अपनी चीजों को क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली कर सकता है। लेकिन अगर उसको रिलेशनशिप में फेलियर मिल रहा है, उससे क्या हो सकता है, इंसान आइसोलेट हो सकता है, उसको अकेलापन महसूस हो सकता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्टेज है, यंग एडल्टहुड 19 से 40 ईयर्स तक। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्या है, मिडिल एडल्टहुड 40 से 65 ईयर्स। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके का एज पीरियड दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा। इरिक्सन ने इस तरीके के एज को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। अब इसमें ये नहीं है कि कोई बुक उठा करके अलग एज ग्रुप को लेकर के आता, एज ग्रुप अलग चीज हो जाती है। ठीक है, अगर इन्होंने कहा है कि मैं मिडिल एडल्टहुड को किसमें रखना चाहता हूं, 40, वैसे लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ बुक्स कभी कभी क्या होती हैं, अलग तरीके से अपने आप को क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरिक्सन साहब ने कहा कि मिडिल एडल्टहुड कब से लगा करके कब तक होगा, 40 से 65 साल तक होगा। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि बेसिक कॉन्फ्लिक्ट, जनरेटिविटी एंड स्टेगनेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, वर्क एंड पेरेंट्सहुड। अब इसमें इंसान क्या करेगा, काम करना शुरू, काम तो करना वो शुरू कर देता है, लेकिन इसमें क्या होती है, काम ज्यादा तरीके अच्छे तरीके से करना शुरू कर, क्योंकि उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। और पेरेंटहुड मतलब वो क्या होता है कि जो पेरेंटहुड मतलब किसी को, मदर फादर, अगर वो मदर है, फादर है, तो वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। मतलब उस टाइम पे उनकी क्या शुरू होती है, जो अभिभावक, ठीक है, गार्जियनशिप जो शुरू होती है। ठीक है, इसमें क्या है, आउटकम्स में क्या देखेंगे, इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस आर नर्चर थिंग दैट विल हेल्प टू सर्वाइव सच एज हैविंग फैमिली। अब क्या करेंगे, ये नर्चर करते हैं, बनाते हैं, या क्या करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं अपनी फैमिली को। ठीक है, सर्वाइव के लिए फैमिली होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और क्या है, बेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन आर क्रिएटिंग ए पॉजिटिव चेंज दैट में बेनिफिट अदर पीपल्स। अब धीरे धीरे इंसान क्या करता है, अपने बच्चों की तरफ रुझान उसका होने लगता है, और क्या करता है वो, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव चेंज दैट में बेनिफिट अदर पीपल। और वहां पे कुछ काम भी करना शुरू कर देता है कि लोगों को क्या मिले, हेल्प मिले, थोड़ा सा मेरी वजह से चीजों को क्या हो, थोड़ा सा लोगों का जीवन आसान हो। क्योंकि इस टाइम पे इंसान के पास पैसा हो जाता है, पैसा हो जाता है तो वो लोगों की हेल्प करना शुरू करता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें, जॉब अपॉर्चुनिटीज देखता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है लोगों को, जिससे वो लोग क्या कर सके, काम परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये क्या है हमारा मिडिल एडल्टहुड। इसमें क्या, पेरेंटहुड शुरू हुआ और फैमिली का एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या है, 65 टू डेथ। क्या है, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट, ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। अब इंसान देखता है कि मैंने क्या क्या चीजें अचीव कर ली। जैसे हम लोग मैस्लो हायरार्की पढ़ते हैं तो उस टाइम देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सब कुछ करने के बाद इंसान देखता है कि क्या मैंने सारी चीजें अचीव की कि नहीं करी। ठीक है, अब सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसको, मैंने इतना बड़ा इंपायर खड़ा कर दिया, मैंने ये सब सारी चीजें अचीव कर ली हैं, ये सब सारे उसके अंदर आता है। तो ये वाला क्या है, मेच्योरिटी। आउटकम्स क्या है, एल्डरली पीपल नीड टू हैव ए सेंस ऑफ वर्थफुलनेस एंड फुलफिलमेंट विद द लाइफ दे लिव्ड। कहने का मतलब है कैसी उन्होंने लाइफ जी है उसके बारे में वो क्या करना होता है, सोचना शुरू करता है कि क्या मैंने वो सारी चीजें अचीव की जो मैं चाहता था, या मेरी जीवन जो है वो फुलफिल हुई है कि नहीं है, जो मेरे डिजायर्स थे वो फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए। मतलब मैच्योर हो जाता है इंसान। अब क्या देखता है कि हमने सारी चीजें अचीव की है कि नहीं, जस्ट लाइक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं। इस टाइम पे इंसान को जो होती है वर्थ फील होती है, मतलब सेंस ऑफ
वर्थफुलनेस मतलब उसको लगता है कि हाँ मैंने ये चीज क्या कर ली है, अचीव कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ये हमारा कंप्लीट होता है। इरिक एरिक्सन साहब ने कहा कि हाँ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट बाकी जो तीन हमारे पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी है वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किसी की भी थ्योरी अगर वो पूछता है तो हम लोग को लिखना होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि किसने कौन सी थ्योरी के बारे में बताया है। ठीक है, अभी हम जब लोग लास्ट में देखेंगे तो समराइज करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरी किसने दी, एक बार और देखेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं और हमारे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं कि चलिए ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी के बारे में बताइए, तो हमको ये पता होना चाहिए किसने दिया था और उसमें हम अंडरलाइन करेंगे अच्छे से कि इन्होंने इसको दिया था और इसमें इन्होंने क्या कहा, कौन कौन से स्टेजेस दिए। जिस तरीके के क्वेश्चन का वेटेज होता है उससे तरीके से हमको क्या करना है, आंसर करना है। अगर हमारा सिगमंड फ्रूड साहब का पूछता है तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी लिखनी है और उसमें पांचों स्टेज के बारे में लिखना है थोड़ा थोड़ा करके, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और हमारा क्या है लास्ट वाला स्टेज। ठीक, नेक्स्ट हमारा शुरू होता है डिफेंस मैकेनिज्म। व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म? ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में हम लोग को देखना है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म क्या है, बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। तो हमने बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है लेकिन इतना ज्यादा डीप पूछता नहीं है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इतना डीप नहीं पूछता। कभी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, कभी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, कभी यहाँ 15 नंबर के क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म मतलब हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी होती है किसी चीज से क्या करने की, कोप अप करने की, या अनकॉन्शियसनेस हमारे माइंड में क्या चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है ईगो, सुपर ईगो, ईड का, वही हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से इंसान क्या करता है, अलग अलग तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो करता है, उसके पास जैसी कैपेबिलिटी होती है। तो क्या है डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म आर साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज व्हिच हेल्प ए पर्सन टू कोप विद द रियलिटी एंड टू मेंटेन साइकोलॉजिकल बैलेंस आर पीस। इसमें क्या कह रहा है, फिजियोलॉजिकल हमारा क्या होता है, स्ट्रेटजी होती है, और क्या करता है जिसमें पर्सन क्या करने का प्रयास करता है कि कोप अप करने का प्रयास करता है या एडजस्टमेंट करने का प्रयास करता है, और जो उसका साइकोलॉजिकल बैलेंस होता है और पीस होता है, जो शांति होता है, उसको बनाने का काम करता है। किसमें? ईगो डिफेंस, सॉरी डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म इसको बोला जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जो क्या करता है, कोप अप करने का काम करता है, एडजस्टमेंट काम करने करता है, और साइकोलॉजिकल बैलेंस और पीस बनाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर्सोना। पर्सोना इज द पर्सनालिटी यूज डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म दैट में रेंज फ्रॉम हेल्दी एडॉप्टिव एंड पैथोलॉजिकल माल एडॉप्टिव। सिंपल सा कहने का मतलब है जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग पर्सनालिटी में, अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर वो माल एडॉप्टिव है तो अलग तरीके से काम करेगा, अगर वो एडॉप्टिव है तो अलग तरीके से। एडॉप्टिव और माल एडॉप्टिव का मतलब क्या है? एडॉप्टिव मतलब होता है कि किसी चीज से क्या कर पाना, अच्छे तरीके से क्या कर पाना, अडॉप्ट कर पाना या उससे कोप अप कर पाना। नेक्स्ट हमारा माल एडॉप्टिव मतलब जो हमारा एडॉप्टेशन है वो कैसा है, बहुत ज्यादा लो है या बहुत ज्यादा कम है, जिससे हम क्या नहीं कर पा रहे, कोप अप नहीं कर पा रहे, बस इतना जानना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इज टू प्रोटेक्ट द माइंड सेल्फ ईगो फ्रॉम स्ट्रेस एंजाइटी एंड कीप पर्सन इन बैलेंस। कहने का मतलब है जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसका मेन फोकस होता है कैसा, हमारे दिमाग को, हमको और ईगो फ्रॉम स्ट्रेस, हम किससे, स्ट्रेस एंजाइटी, और एंजाइटी से हम क्या कर सके, अपने आप को बैलेंस बना सके, और जो चीजें खराब हो रही है उस चीज को हम क्या कर सके, सही कर सके। दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मतलब किसी चीज से क्या करना है, अपने आप का बचाव करना है, और उसके साथ साथ हमको क्या करना है, कैसे बैलेंस बनाना है, और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं अपने डिफेंस मैकेनिज्म को। एक तो ये अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आदमी बेहोश हो जाए तब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, नहीं, अंदर ही अंदर सारी चीजें चल रही है, हाउ टू कोप अप, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है डिफेंस मैकेनिज्म का। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ego defense mechanism। ego defense mechanism used when there is conflict between the following id impulses, id and super ego impulses, external threat is passed to the ego। ये सब सारे कंडीशंस, और हमारे पास id होता है, ईगो होता है, और सुपर ईगो होता है। साइकोलॉजी के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सबको पढ़े होंगे, बहुत अच्छा तरीके से क्या करेंगे। हमारे साइकेट्रिक में इसका बहुत ज्यादा काम नहीं है, हमारे साइकेट्रिक में सिर्फ इतना काम है कि व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करके हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस फॉलो करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को कोप अप कर सकते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है हमारा, देयर आर टू ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, एवरी पर्सन यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं जरूरी है कि मेरे पास जो डिफेंस मैकेनिज्म है वही डिफेंस मैकेनिज्म आपके पास हो। क्या कहने का मतलब है, कोई जरूरी नहीं है कि जितना अच्छा मैं थिंक कर सकता हूं उतना अच्छा आप भी थिंक कर पाए, या आप जितना अच्छा थिंक कर पा रहे हैं या किसी सिचुएशंस में आप किस तरीके से डील कर पा रहे हैं, सबके डील करने की कैपेबिलिटी, सबके डील करने की एबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग प्रोसेस, कैसा वो इंसान सोच रहा है उसके हिसाब से उसकी डिफेंस मैकेनिज्म चलती है। क्या है, प्राइमरी प्लेजर ड्राइवन थिंकिंग प्रोसेस, विड्रॉल, डिनायल, प्रोजेक्शन, स्प्लिटिंग, डिसोसिएशन। कैसा इंसान करता है, पहले विड्रॉल करना शुरू करता है, डिनायल करना शुरू करता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, प्रोजेक्शन किसी के ऊपर थोप देता है किसी चीज को, स्प्लिट और डिसोसिएशन कहने का मतलब है कैसे वो डिसोसिएट हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। स्प्लिट मतलब किसी को बांट देना या किसी चीज को क्या कर देना, बता देना। नेक्स्ट सेकेंडरी सोशल थिंकिंग प्रोसेस क्या है, रिप्रेशन, रिग्रेशन, आइसोलेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, अनडूइंग, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, इंफॉर्मेशन, एक्टिंग आउट, सबमिलेशन। बहुत ज्यादा कठिन लग रहा होगा लेकिन इसका भी हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन है, कैसे कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। इतना डीप नहीं पूछता है लेकिन हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या है, दो प्रोसेस हो गए, एक प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी में हमने विड्रॉल, डिनायल, प्रोजेक्शन, स्प्लिटिंग, डिसोसिएशन करने का काम करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी में हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को देखेंगे जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, सोशल थिंकिंग प्रोसेस इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक, क्या है पहला, इसमें सिर्फ रीड करेंगे, आप लोग समझ जाना है। उसमें क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में क्या है, जॉर्ज एमम वेलियंट्स ने क्या कहा 1977 में, कैटेगराइज डिफेंस मैकेनिज्म ऑन ए कंटिन्यूम रिलेटेड टू देयर साइक्लो एनालिटिकल डेवलपमेंट लेवल। ठीक है, लेवल 1 में क्या कहा, पैथोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। पैथोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, शुरू हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्या, हेल्प द पर्सन इज रीअरेंज एक्सटर्नल एक्सपीरियंस टू रिमूव द नीड टू कोप विद रियलिटी। क्या करने का काम करेगा वो, नीड टू कोप विद रियलिटी। अब इंसान क्या करना है, रियलिटी से कोप अप करना शुरू, जो उसको जरूरत है, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल उसको स्टिमुलस मिल रहा था जिससे उसकी खराबी हो रही थी, उससे क्या करेगा इंसान, रियलिटी से वाकिफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिनायल देखने को मिलेगा, डिल्यूजन, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब किसी के ऊपर कोई चीज क्या करना है, थोप देना है। ठीक है, कि आपकी वजह से ये चीज हुई होगी। ठीक है, इससे भी लोग बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, उससे भी इंसान बचने का प्रयास करता है। ठीक, डिनायल मतलब होता है पूरी तरीके से क्या कर देना, उसको मना कर देना कि ना ऐसा हो ही नहीं सकता या मैंने ऐसा किया ही नहीं है। ठीक है, डिस्टॉर्शन मतलब किसी चीज का क्षरण हो जाना। उसके बाद स्प्लिटिंग, एक दूसरे को वितरित कर देना। एक्सट्रीम प्रोजेक्शन, बहुत ज्यादा तरीके से प्रोजेक्ट कर देना किसी के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, लेवल 2 क्या है, इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ पे इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, हेल्प द पर्सन लेसन देयर डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी प्रोवोक्ड बाय द threatening peoples are reality. Excessive usage of such defense are socially undesirable and person is labeled as immature. कहने का मतलब है इसमें क्या हो जाता है, एक्सेसिव यूज करने लगता है वो डिफेंस मैकेनिज्म का, जिससे सोसाइटी कहती है ये एक्सेप्टेबल नहीं है और उसको इमेच्योर का कैटेगरी दे दिया जाता है। ठीक है, these defense are often seen in severe depression and personality disorder। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है, अंडरलाइन करेंगे हम लोग, सीवियर डिप्रेशन एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सीवियर डिप्रेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो इमेच्योर मतलब ठीक है कुछ भी बोल रहा है, मतलब उसको एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं है उसके डिफेंस मैकेनिज्म को। ठीक, एक्टिंग आउट, एक्टिंग आउट क्या है, कोपिंग विद स्ट्रेस बाय एंगेजिंग इन एक्शन रेदर देन एक्नॉलेज एंड बियरिंग सर्टेन फीलिंग्स। ठीक है, क्या करेगा, पूरी तरीके से एक्टिंग आउट कर देगा, मतलब उसमें कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना या उसको उस चीज से रूबरू होने से ज्यादा उसको लगेगा कि हट ही जाना है। ठीक है, तो इमेच्योर ही लगेगा, किसी चीज से स्ट्रेस से वो कोप अप नहीं कर रहा है, धीरे से उसको छोड़ के चला जा रहा है। फैंटेसी, फैंटेसी मतलब वो अलग ही जीवन में जी रहा है, मतलब उसको इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है, फैंटेसी में जी रहा है, अरे मैं ये सारी चीजें अचीव कर सकता हूँ। इसमें क्या, सेटिस्फाइंग फ्रस्ट्रेटेड डिजायर बाय इमेजिनरी अचीवमेंट। इमेजिनरी अचीवमेंट, अरे मैंने अचीव कर लिया, मतलब वो सिर्फ सोच ले रहा है कि हाँ मैंने ये चीज अचीव कर ली है। ठीक है, सिर्फ सोच में ही वो क्या कह रहा है, अचीव कर लिया हूँ। ठीक, और क्या है, रिजॉल्व इनर एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, पैसिव एग्रेशन, एग्रेशन टुवर्ड्स अदर एक्सप्रेस इनडायरेक्टली पैसिवली, और वो एग्रेशन दिखा रहा है, इनडायरेक्टली दिखा रहा है लेकिन बड़बड़ाना बोलते हैं ना लोग,
थोड़ा सा हट करके लोग बुराई करते हैं किसी की, या जब वो सामने खड़ा होता है तो वो सब नहीं करते हैं, ये सब इमेच्योर में ही आएंगे, ठीक है। और क्या है, सोमेटाइजेशन में क्या है, द कन्वर्टिंग ऑफ नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स अदर इनटू नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स सेल्फ, पेन, इलनेस एंड एंजाइटी। और क्या करने लगेगा इंसान, किसी दूसरे के प्रति ये सब सारी चीजें दिखाने से ज्यादा अपनी ऊपर दिखाना शुरू करेगा कि मुझे पेन है, एंजाइटी है और सेल्फ, ठीक है, पेन, इलनेस एंड एंजाइटी। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, level 3 is the neurotic. Neurotic defense provides short-term advantage in coping but can often cause long-term problems in relationship, work and enjoying life when used as primary defense of coping. Neurotic defense क्या करता है, शॉर्ट टर्म तो कोप अप करा देता है, लेकिन आगे चल करके हम अगर इसको परसिस्टेंट यूज करते रहे तो हमारे रिलेशनशिप में, हमारे वर्क में इसका बहुत ज्यादा क्या पड़ जाता है, इफेक्ट पड़ने का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस आर फीलिंग ए मोर एक्सेप्टेबल एंड लेस थ्रेटनिंग टारगेट आर स्टिमुलस, ठीक है। क्या करेगा, अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस की तरफ क्या करेगा, अपना रुझान करेगा, ठीक है। हेडिंग से याद कर सकते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस ऐसा फीलिंग होती है, इंसान को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई है जो इसको कभी कोई ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, एन एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन आर वरी अबाउट हैविंग ए सीरियस इलनेस, ऐसा उसको लगने लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा सीरियस इलनेस है जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आइसोलेशन, आइसोलेशन के बारे में आप जानते हैं, रिएक्शन और फॉर्मेशन, पर्संस बिहेव द अपोजिट वे टू व्हिच वी सी थिंग्स फील, ठीक है। और क्या है, रिग्रेशन, टेम्परेरी रिवर्टिंग ऑफ द ईगो टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रेदर देन हैंडलिंग अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस इन मोर एडल्ट वे। अगर किसी चीज को क्या कर रहा है, एडल्ट वे में यूज करने का मतलब होता है कि जिस चीज के तरीके से कैसे उसको ठीक करना है उस तरीके को छोड़ करके, कि मतलब एक अजीब से ही चीजों के बारे में क्या कर रहा है, वो डील करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। एडल्ट मतलब हो गया मैच्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेवल 4, लेवल 4 इज गुड, मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, these defense mechanisms are used by the emotionally health individuals. The use of these defense enhance the pleasure and finding of control among subject. मैच्योर का मतलब ही, अगर मैच्योर वर्ड लग गया है तो इसका मतलब कुछ अच्छी चीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अल्टुरिज्म में क्या है, कंस्ट्रक्टिव सर्विस टू द अदर्स, दे ब्रिंग प्लेजर एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अब क्या करेगा इंसान, कंस्ट्रक्टिव सर्विस मतलब किसी चीज को बिल्ड, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है किसी चीज को बिल्ड करना, बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंटिसिपेशन, रियलिस्टिक प्लानिंग फॉर फ्यूचर डिस्कम्फर्ट। अब इंसान क्या कर रहा है, रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो कर रहा है कि मतलब आने वाले फ्यूचर डिस्कम्फर्ट से वो किस तरीके से अपने आप को क्या कर सकता है, डील कर सकता है। जैसे हमने पढ़ाई नहीं की है, हमको पता है कि हम पढ़ाई नहीं किए हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर मतलब फेल होने में डिस्कम्फर्ट होगा, बेल्टें चलेंगी, ठीक है। सबको पता होगा क्लास 10th 11th 12th 9th वालों को कि बेल्टें चलेंगी अगर आप फेल होंगे, तो फ्यूचर डिस्कम्फर्ट है ये। हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हम किसी पेपर को अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे हो सकता है हमको, तो फ्यूचर डिस्कम्फर्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रियलिस्टिक प्लानिंग करें। रियलिस्टिक मतलब कोचिंग ले लिया, यूट्यूब का लेक्चर देख रहे हैं, बुक्स से पढ़ रहे हैं, अपने टीचर से कंसल्ट कर रहे हैं, दिस इज द रियलिस्टिक क्या है, अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमर, ओपन एक्सप्रेसिव ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग स्पेशली दोज दैट आर अनप्लेजेंट। कहने का मतलब है अब इंसान क्या करेगा, वो अपने ह्यूमर का यूज करके किसी चीज को, जैसे मैंने बोला था बहुत पहले ही जब हम लोग फर्स्ट क्लास ले रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, तब मैंने बोला था कि कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस एंड एक्सेप्ट द इमोशंस, जो इंसान इमोशंस को एक्सेप्ट कर सकता है और एक्सप्रेस कर सकता है वही मेंटली हेल्दी होता है। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, जो चीज मुझे बुरी लग रही है उसके बारे में एक्सप्रेस आउट कर पा रहा हूँ अपने लोगों से या किसी से भी जिससे मुझे बोलना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, थॉट सप्रेशन, क्या करेंगे, इंटेंशनल फॉरगेटिंग ऑफ अनकंफर्टेबल और डिस्ट्रेइंग इमोशंस इनटू सबकॉन्शियसनेस माइंड। कहने का मतलब है जो चीज मुझे स्ट्रेस दे रही है या तो मैं उस चीज को निग्लेक्ट करूंगा या उस चीज से मैं बहुत ज्यादा दूर हो जाऊंगा, सिंपल सा कहने का। अनप्लेजेंट कंडीशन से दूर हो जाऊंगा, जहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं वहां से क्या हो जाऊं, दूर हट जाऊं। अगर ऐसा सिचुएशन है हटने लायक तो मैं वहां से क्या कर सकता हूं, हट सकता हूं या दूर हो सकता हूं, वेरी सिंपल। दिस इज द मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म और ये ज्यादातर लोगों में होना भी चाहिए, लेवल 4 का डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये हमारे योगा से आ सकता है, हमारे अलग अलग स्ट्रेटजीज, कोप अप स्ट्रेटजीज फॉलो करके आ सकते हैं, निगेटिव चीजों से, निगेटिविटी से हम दूर रखे, पॉजिटिव थिंकिंग करके ला सकते हैं अपना मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब हम देखेंगे कि कुछ इटियोलॉजी क्या है, कैसे कैसे हमारा क्या होता है, जो मेंटल इलनेस है वो किस तरीके से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है।
इटियोलॉजी मतलब होता है कॉजेस, किस तरीके से वो जो मेंटल डिसऑर्डर है हमारा कैसे कैसे कॉज हो रहा है। तो क्या है, mental disorder is result of the interaction between biological, psychological and social culture factor। कैसे कैसे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल कल्चर, सॉरी, जो फैक्टर्स होते हैं वही क्या करते हैं, हमारे बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। अलग अलग तरीके से अभी हम लोग बायोलॉजिकल देखेंगे, साइकोलॉजिकल देखेंगे और सोशल इंटरेक्शन देखेंगे, कैसे कैसे वो मेंटल डिसऑर्डर को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो क्या है, अंडर बायो साइको सोशल फैक्टर्स। ठीक, पहला हमारा क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ मेंटल, बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक, जेनेटिक होगा और हेरिडिटी होगा। ठीक है, जेनेटिक में क्या है, मेनी मेंटल डिसऑर्डर आर कॉज्ड ड्यू टू द जेनेटिक डिफेक्ट, मेंटल इलनेस सच एज सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटिज्म, पैनिक डिसऑर्डर रन इन फैमिलीज, हेंस इट वाज कंक्लूडेड दैट जेनेटिक हेरिडिटी। सिंपल सा कहने का मतलब है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक्स टू जेनेटिक्स चलती हैं। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं, उसमें कुछ बीमारियों के बारे में बोला गया है। और अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हमको एक्सप्लेन करना है अपने उन उन डिसऑर्डर्स में, जब हम उन डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे होंगे, हाउ टू जेनेटिक्स अफेक्ट द प्रॉब्लम, कि कैसे वो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है। यहाँ पे अगर डील करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा हमारा लेक्चर। यहाँ पे हमको ये जानना है कि ऐसी बीमारियां हैं जो जनरेशन टू जनरेशन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेरिडिटी क्या है, रिसर्च स्टडीज ऑफन रिपोर्टेड द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अमंग आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें ज्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है, जिसमें द हेरिडिटरी ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, तो बाइपोलर डिसऑर्डर है 59%, 59% देखने को मिलता है आइडेंटिकल ट्विंस में। कौन सा डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर पे हमारे पूरे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में है, आराम से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा इन्फेक्टियस इन्फ्लुएंसेस। इन्फेक्टियस मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। ठीक है, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्टियस एजेंट कैन इन्फेक्ट ब्रेन वेयर दे कैन कॉज मेंटल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल न्यूरोसिफिलिस एंड एचआईवी एसोसिएटेड डिमेंशिया। अब डिमेंशिया के बारे में हमको एडल्ट नर्सिंग में पढ़ाया गया कि डिमेंशिया क्या होता है, वो किस तरीके से इन्फेक्शन के कॉज होने की वजह से हो रहा है। तो बेसिक सी बात है, न्यूरोसिफिलिस जो है और एचआईवी एसोसिएटेड डिमेंशिया होता है, वो हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को क्या करता है, अफेक्ट डालता है। डिमेंशिया इज द ब्रेन डिसऑर्डर है ना, ब्रेन डिसऑर्डर का मतलब है ये, यहाँ पे हमको पार्शियल और चीजें दिखाने को मिल रहा था कि मतलब हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल ना कर पाना, या हमको बहुत सारी चीजें जो इंटेलेक्चुअल पावर की फंक्शनिंग को हमारे क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूरोलॉजिकल कॉजेस। क्या न्यूरोलॉजिकल कॉज हो सकता है, चेंज इन द बोथ ब्रेन स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर में भी दिक्कत हो सकता है, केमिस्ट्री इज द फंक्शन, केमिस्ट्री मतलब फंक्शन, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर कैसे कैसे काम कर रहा है उसके बारे में ये बताना चाह रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब किसी लोब में दिक्कत हो गई है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हो गई है, अगर उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो हो जाता है स्ट्रक्चरल। केमिस्ट्री मतलब जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामिन है, सीरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, उनका अच्छे तरीके से क्या नहीं हो पाया है, सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी फंक्शनिंग लूज हो रही है। abnormality in neurotransmitters under our overactivities such as dopamine, serotonin, epinephrine, ये सब सारे क्या है हमारे ऐसे कंडीशंस हैं या ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को, हमारे ब्रेन के फंक्शंस को क्या करती हैं, बहुत ज्यादा अच्छा करती हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, न्यूरोलॉजिकल कॉज, इन्फेक्टियस इन्फ्लुएंसेस। और जेनेटिक देखा था, हेरिडिटी देखा था। अभी तक हमने देखा जेनेटिक, हेरिडिटरी देखा, उसके बाद हमने देखा इन्फेक्टियस, उसके बाद हमने देखा न्यूरोलॉजिकल कॉजेज। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमको देखना है साइकोसोशल फैक्टर्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। कुछ साइकोसोशल फैक्टर्स होते हैं, साइको भी रहेगा, सोशल भी रहेगा। ठीक है, क्या है इसमें, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट क्या है, ऐसा लाइफ इवेंट मतलब बहुत ज्यादा खराब स्थिति उसकी हो गई है, हम लोग इकोनॉमिक भी कह सकते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कोई डिसीज बोल सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक, affect mood and level of arousal, persona, personality and gender are prominent psychological influences। मतलब ये जो जेंडर एंड और प्रोमिनेंट साइकोलॉजी, जेंडर बहुत ज्यादा अफेक्ट डालता है हमारे बीमारी के ऊपर, मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है,
साइकोडायनेमिक थ्योरी, ईड ईगो सुपर ईगो, अगर ईड ईगो सुपर ईगो का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया तब भी वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, और जब कोप अप नहीं कर पा रहा है तो चीजें क्या हो रही है, खराब हो रही है, बेसिक सी बात है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिहेवियरल थ्योरी, थ्योरी परफॉर्मेंस 4Ds, दैट इज डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर विच डिफाइन एबनॉर्मलिटीज। ऐसी ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही है, डेंजर की कंडीशन देखने को मिल रही है, डिसफंक्शन की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की अगर कोई ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तब भी हमको मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये भी हमारा इटियोलॉजी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोशल कल्चर फैक्टर, लाइफ इवेंट्स, बेसिक सी बात है, कैसा लाइफ में उसके क्या क्या ऐसे इवेंट्स आए हैं जिनकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, चाइल्डहुड ट्रामा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंटल मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन पूरी तरीके से सोसाइटी ने उसको क्या कर दिया है, आइसोलेट कर दिया। ये सब कंडीशंस हम लोग ऑलरेडी उसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें देख चुके हैं कैसे कैसे उसका क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज्यादा इसमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को, भेदभाव देखने को मिलता है, नस्ली भेदभाव देखने को मिलता है, काला है, गोरा है, भूरा है, हरा है, किस तरीके का है, ये सब सारी चीजें देखने को मिलती है। धार्मिक चीजें भी देखने को मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत भी बहुत सारा हम लोगों ने देखा बहुत पहले चल के, अभी तो बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर हाउसिंग कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट। आज के कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी क्रूशियल स्टेज, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बेरोजगार है तो उसको बहुत सारी चीजें, डिप्रेशन में जा सकता है क्योंकि उसका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज्यादा खराब है। उसके साथ साथ क्या है, पुअर हाउसिंग कंडीशन का मतलब होता है कि उसके घर की स्थिति है जो बहुत ज्यादा खराब है, उसके पास रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो हमेशा वो सोचता रहेगा कैसे हम चीजों को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, तो वो अपनी बहुत ज्यादा थिंकिंग में जा सकता है, वो मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम देखने को। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ अब्यूज और ट्रामा, ऐसा कोई चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस जो क्या किया हुआ है, किसी को अब्यूज किया गया हो, बहुत ज्यादा मारा पीटा गया हो, या उसके साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया हो और उसको बहुत ज्यादा कोई बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, और कोई ट्रामा, ट्रामा का मतलब कोई चोट चपेट लग गया हो उसको कभी बचपन में, ठीक है, उसकी वजह से उसके ब्रेन में कोई डिस्फंक्शन हो गया हो, वो भी हो सकता है। और क्या है, सब्सटेंस अब्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस अब्यूज, आजकल के कल्चर में सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा है मेंटल डिसऑर्डर को, सब्सटेंस अब्यूज। आदमी खा पी ले रहा है, उसके बाद अपनी जो मन कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट जिसके साथ करना है, अपनी खुद के भी कंडीशंस को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। जब हम सब्सटेंस अब्यूज करते हैं तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं, या तो बहुत ज्यादा वर्क करने लगे या तो बहुत ज्यादा कम वर्क करने, जब ज्यादा वर्क करने लगे तो आप किसी को भी मार पीट सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, इटियोलॉजीज हो गए बहुत सारे, जेनेटिक हो गया, न्यूरोलॉजिकल हो गया, इन्फेक्टियस हो गया, साइको सोशल हो गया, बिहेवियरल थ्योरी हो गए, हमारे पास सोशल आइसोलेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो गया, और इसको एक सीध में हम लोग को लिखना है, ठीक है। एक बार हम पूरे इटियोलॉजी को क्या करेंगे, उतारेंगे, उसके बाद हम उसको याद कर लेंगे और उसमें अपने एक्सप्लेनेशन को डालेंगे, ठीक, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। जैसा कि एनाटॉमी का पार्ट है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, कौन कौन से ऐसी चीजें होती हैं। हमको मेन फोकस हमारा न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर रहेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहा है, ठीक। क्या है, द ह्यूमन ब्रेन इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थॉट एंड मूवमेंट दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस। अब जानते हैं कि ब्रेन जो होता है वही सारी चीजों को क्या करता है, हैंडल करता है। जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है सेल्स में, वो हमारे सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म कराता है, हमारे सेल ऑर्गेनल्स को, वैसे ही जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे मूवमेंट को, हमारे कोऑर्डिनेशन को, हमारे एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ रेगुलेट करने का भी काम करता है, नॉट ओनली कंट्रोल, रेगुलेट करने का भी काम करता है, ठीक है। और क्या है, this allows human to successfully interact with their environment by communicating with other and interacting with inanimate object near the their position। सिंपल सा कहने का मतलब है, जो ब्रेन होता है अगर वो कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो वो सारी चीजें बताएगा कि कौन सी चीज पे कौन से तरीके का क्या करना है, रिएक्शन देना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, द ब्रेन इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स विच इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। ये सब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, समझ में आया। हमको ये जानना है कि नर्व जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, इंपल्सेस को जनरेट करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है।
और these cells relate information back of specific centers to the brain where it can be proceed and appropriate reaction can be generated। कहने का मतलब है appropriate reaction, appropriate stimulus, appropriate brain के पार्ट पे जाएगा और वहां से जनरेशन, वहां पे चीजें क्या होंगी, पहुंचाई जाएंगी और वहां पे इंटरप्रिटेट किया जाएगा कि किसको क्या चीज भेजनी है, तो वो टारगेटेड टिश्यू तक वापस भेज दिया जाता है। और ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और बहुत ही कम सेकंड्स में होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई स्टिमुलस गया है और कल आएगा, कि गर्म चीज पे हमने रखा है तो हमारा स्टिमुलस बाद में आएगा, तब हम लोग हटाएंगे कि ये चीज गर्म है, लेकिन कितने जल्दी होता है, सडन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेवरल केमिकल्स आर आल्सो लोकेटेड इन द ब्रेन। जो हम केमिकल की अभी बात कर रहे थे, केमिकल इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के फंक्शंस को बढ़ाते हैं भी, घटाते भी हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, which help the body to maintain homeostasis or sense of overall comfort and calm as basic needs are met। कहने का मतलब है जब हमको कोई चीज की जरूरत होती है तो उन सब सारी चीजों का क्या होता है, सेक्रीशंस होता है, प्रोडक्शंस होता है, और वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी नीड को फुलफिल करने का काम करते हैं। दिस इज द रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। अभी हम लोग ब्रेन के पार्ट्स के बारे में भी देखेंगे, उसके ब्रेन के पार्ट्स के जस्ट अंदर नहीं जाना है, सिर्फ ब्रेन के पार्ट को देखना और आगे बढ़ना है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारा सबसे बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर से पूछा जाएगा। हमको ये जानना है कि हमारा ब्रेन क्या कर सकता है, अगर हम चाहें तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर रहेगा। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, क्या है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम हो रहा है, हाइपोथैलेमस हो गया, लिम्बिक सिस्टम हो गया, इसको चाहे तो याद कर सकते हैं आप लोग ऐसे ही, कुछ इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप लोग याद करिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट चलें, अब देखेंगे एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन। एबनॉर्मल का मतलब होता है जब हमारा न्यूरोट्रांसमिशन क्या हो जाए, माल एडॉप्टिव हो जाए, माल फंक्शनिंग हो जाए। सिंपल सा कहने का मतलब है अगर न्यूरोट्रांसमिशन को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना था, वो अच्छे तरीके से ना पहुंच पाए, दिस इज द एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन। ठीक है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर are the endogenous chemical that transmit signals across a synapse from one neuron to another target neuron। कहने का मतलब है जो हमारा मैंने एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन का बारे में बता दिया। एबनॉर्मल का मतलब होता है किसी चीज का माल अडॉप्टिव होना, लेकिन अब हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर का बात आता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, दिस इज द आर द एंडोजिनस केमिकल दैट, एंडोजिनस का मतलब हमारी बॉडी में ही उसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है और हमारी बॉडी में ही वो सेक्रेट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्नल अक्रॉस ए सिनेप्स, सिनेप्स जो स्पेस होता है। ठीक है, और क्या है, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर टारगेट न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे टारगेटेड न्यूरॉन तक वो क्या कर रहा है, अपने आप को पहुंचा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर प्ले ए मेजर रोल इन शेपिंग एवरीडे लाइफ एंड फंक्शन। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज को शेप प्रोवाइड करता है, मतलब कैसे हमको काम करना है उस फंक्शन के बारे में हमको क्या करता है, बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोर देन 100 केमिकल मैसेंजर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। लगभग 100 केमिकल मैसेंजर्स, 100 केमिकल मैसेंजर्स, लेकिन हमारे पास सिर्फ 7-8 ही होंगे। हमको ज्यादा 100 नहीं पढ़ना है, 100, 200, 500 नहीं पढ़ना है, हमको कितना पढ़ना है जो हमारे लिए जरूरी है। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है। हम लोग उसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ने से कुछ चीजें खराब हो जाएंगी, लेकिन जितनी जरूरत है पहले उतना कवर करना है, उसके बाद अगर हमको टाइम मिलता है तो हम लोग उसके बारे में भी 100 मैसेंजर्स के भी बारे में पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है सीरोटोनिन के बारे में तो हम 100 मैसेंजर्स के बारे में क्यों पढ़ेंगे, जब हमारे सिलेबस में ही 7-8 मैसेंजर्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, तो हम ज्यादा पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है। ज्यादा हम तब पढ़ेंगे जब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम अपनी चीजों को कवर कर लेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम उस चीज को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के। ग्लूटामेट, ठीक है, ग्लूटामेट सेंड सिग्नल्स बिटवीन सेल्स एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी। चलिए, ये कहां से निकल के आया, फंक्शन इसका क्या है, लर्निंग एंड मेमोरी। दो चीजें निकल के आई, लर्निंग एंड मेमोरी। कौन कर रहा है, ग्लूटामेट कर रहा है। जस्ट नॉर्मल से याद करना है, नॉर्मल याद करना है। जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब हम उसका हाई लेवल, लो लेवल,
कि हाई होने से क्या हो रहा है, लो होने से क्या हो रहा है। अभी हमारा वो जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ याद करना है ग्लूटामेट क्या करता है। ग्लूटामेट क्या करता है, लर्निंग एंड मेमोरी में बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा गाबा हो गया, इट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स टू विच इट बाइंड्स एंड आल्सो कंट्रोल द फियर और एंजाइटी। क्या निकल के आया, वहां लर्निंग एंड मेमोरी, यहाँ पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है फियर और एंजाइटी को। गाबा हमारा क्या कर रहा है, फियर और एंजाइटी को क्या करने का काम कर रहा है, रिड्यूस करने का काम कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। दो चीजें निकल के आई। ग्लूटामेट क्या कर रहा है, लर्निंग एंड मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है, लर्निंग एंड मेमोरी को इनहेंस कर रहा है। गाबा ने हमारे क्या किया, फियर एंड एंजाइटी को कंट्रोल किया। एकदम से बेसिक चीजें याद करते हुए चलना है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनर भी पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूटामेट, ठीक है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गाबा। डोपामीन क्या करेगा, डोपामीन इट्स रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिटवीन द नर्व सेल न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, इट रेगुलेट्स मोटर बिहेवियर एंड इमोशनल अराउजल। क्या करेगा, इमोशनल अराउजल को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है, कैसा रिएक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सीरोटोनिन क्या कर रहा है, इट मोनोमाइज न्यूरोट्रांसमीटर, रेगुलेट्स एपेटाइट, स्लीप, मेमोरी एंड लर्निंग, टेम्परेचर, मूड, बिहेवियर, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इट आल्सो हैज ए रोल इन डिप्रेशन। बहुत ज्यादा काम है सीरोटोनिन, बहुत ज्यादा नाम सुनते होंगे सीरोटोनिन, लेकिन हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग डिप्रेशन से इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। इसका जो सबसे ज्यादा रोल होता है वो हमारे डिप्रेशन में होता है, ठीक है, सीरोटोनिन का। और बाकी बहुत सारे फंक्शंस है, इसको याद कर सकते हैं, एपेटाइट में, स्लीप में, मेमोरी में, लर्निंग में, टेम्परेचर में, मूड बिहेवियर। मूड बिहेवियर को भी निकाल लेते हैं यहाँ से, मूड बिहेवियर, मूड बिहेवियर को भी यहाँ से निकालते हैं, और एक निकालते हैं डिप्रेशन, सीरोटोनिन का फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे इपिनेफ्रिन, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम थायोसिन, टेक्स पार्ट इन कंट्रोलिंग द एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हिस्टामिन क्या कर रहा है, वर्क विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली द हाइपोथैलेमस। ये क्या कर रहा है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर के, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के। हिस्टामिन हम लोग बार बार सुने होंगे, इन्फ्लेमेशन में काम आ रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारा, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना रहेगा, प्रिंसिपल्स देखने रहेंगे, और हमारा किस किस तरीके से क्या हुआ है, जो प्रिंसिपल्स हैं जो हम देखेंगे, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं डिसऑर्डर्स का, और हमारा साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन क्या होता है, हमारा जो लास्ट पार्ट रहेगा वो हमारे लेक्चर का रहेगा, ठीक है। अभी हमने देखा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इटियोलॉजी क्या है, व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन के पार्ट क्या होते हैं, ब्रेन क्या क्या फंक्शन कर सकता है, इसके बारे में हमने देखा। और इसके बाद हम लोग को देखना रहेगा, प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे, और हम लोग प्रिवेंशन के, रिहेबिलिटेशन के बारे में देखेंगे, इन सब सारी चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।